हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। हमने अभी तक 6 यूनिट और उनके एमसीक्यूज को कवर किया है। आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 7, जिसमें कि आपको सो मेनी टॉपिक्स आर देयर और सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आप डायरेक्शन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, सुपरविजन पढ़ेंगे, लीडरशिप पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके वो इसी यूनिट में कवर होंगे। तो हम बिना देर किए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, उसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज डायरेक्शन, मीनिंग ऑफ डायरेक्शन या निर्देशन का अर्थ। तो बेसिकली डायरेक्शन या निर्देशन जो होता है, उस वर्ड से आप सभी परिचित होंगे। इस वर्ड का भी अगर बेसिक आप मीनिंग भी निकालेंगे तो भी आपको पता होगा कि एक प्रॉपर वे में निर्देश मिलना, किसी सीनियर के द्वारा या किसी मैनेजर्स के द्वारा या टीचर, गाइड, मेंटर के द्वारा एक निर्देश दिया जा रहा है प्रॉपर वे में, ताकि आपकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर हो पाए। हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए यूज किया है डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन किसके थ्रू दी गई है? कुंट्ज और ओडोनेल के थ्रू दी गई है। इन्होंने क्या बोला है? द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट इज डायरेक्टिंग। सो बेसिकली यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर ये बता रहे हैं ये कि जो एक फंक्शनिंग होती है, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, वो क्या होता है? गाइड करना और सुपरवाइज करना अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो जो गाइड करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीजें जो होती हैं रिलेटेड टू योर वर्क। अब वर्क को प्रॉपर करने के लिए हम जितनी भी चीजें करेंगे वो सबकी सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें बहुत सी चीजें आएंगी, इसकी प्रिंसिपल आएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस आएगी, इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए हम एक एक करके उन सारी चीजों को जानते हैं। अभी हमने स्टार्ट करेंगे, हम मीनिंग आप सभी को क्लियर है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नेचर क्या होता है या फीचर्स क्या होते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो जो आपको फर्स्ट एलिमेंट दिया गया है इसमें, प्राइमरी वर्क ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंधन का प्राथमिक कार्य। तो बेसिकली इट इज अ प्राइमरी वर्क, क्योंकि जब आप गए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको वर्क अलॉट कर दिया गया है, अब आपको वर्किंग मिल गई है। अब आपको जब वर्किंग मिल गई है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर मेंटरिंग की जरूरत है। आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन पे चल के आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। अगर आप सेल्स के लिए जाते हैं तो आपको पर्टिकुलर टारगेट दिया जाएगा कि आपको पूरे मंथ में 100 पॉलिसी है। फॉर एग्जाम्पल, इन 100 पॉलिसीज को आपको सेल आउट करना है। उन 100 पॉलिसी को सेल आउट करने के लिए आपका एक प्रॉपर टारगेट होगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी आपकी पाथ होगा, जो मीडियम होगा, जिस वे से आप होकर के गुजरेंगे, वो सारी डायरेक्शंस आपको दी जाएंगी। किन के थ्रू दी जाती है? मोस्टली ये जो डायरेक्शन होती है, ये जो सीनियर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। तो प्राइमरी वर्क क्या होगा? प्राइमरी वर्क में आपको डायरेक्शन दी जाएगी, तब आप अपना स्टेप अहेड करके उस मार्ग पर चलना प्रारंभ करेंगे। क्लियर है आप सभी को फर्स्ट पॉइंट? अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या सतत प्रक्रिया। क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही बार आपको निर्देशन दे दिया जाए या डायरेक्शन दे दिया जाए और आपकी काम जो है वो आप पूरा कंप्लीट कर लें, फाइनली आप अपने गोल को अचीव कर लें? ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, समय समय पर आवश्यकता होती है। आपको भी कुछ क्वेरीज आएंगे, कुछ डिफिकल्टी आएंगी, इश्यूज आएंगे, तो भी आप अपने मैनेजर से पूछेंगे, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे, आपको डायरेक्शन देंगे कि आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। हो सकता है मे बी कुछ और एक्स्ट्रा वहां पर मार्केट में कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, तो वो आपको अपडेट कराएंगे। तो टाइम टाइम पर डायरेक्शन दी जाती है, एक बार फिक्स्ड नहीं होती है चीजें। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसीलिए क्या होता है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है ये प्रोसेस। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या बता रहे हैं? थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमको, थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या बोल रहा है? वर्क स्प्रेड थ्रू आउट द अंडरटेकिंग। ठीक है, जो संपूर्ण उपक्रम में फैला हुआ कार्य। डायरेक्शन जो होती है वो एक डिपार्टमेंट में तो पर्टिकुलरली नहीं दी जाती, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके की वर्किंग होगी, तो उन सभी को अलग अलग रूप में डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि उनके लिए कौन सा मीडियम और कौन सा पाथ जो होगा वो करेक्ट होगा। तो हर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सबके लिए होगी। तो जो अंडरटेकिंग है ये बेसिकली किस तरीके से फैल रही है? जो वर्क है वो थ्रू आउट दी अंडरटेकिंग, तो संपूर्ण उपक्रम में फैला गया कार्य, क्योंकि ये जो कार्य है वो किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है और संपूर्ण उपक्रम में फैला गया कार्य है, इसलिए इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव है जिसको फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मैनेजमेंट में यही हमने देखा था ना कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के चलता है, तो इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की भी अपनी अपनी ऑब्जेक्टिविटी आती है, और वो सारी ऑब्जेक्टिविटी मिलकर के किस अल्टीमेटली
जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए काम करती है। तो हर डिपार्टमेंट की, हर इंडिविजुअल की भी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं, तो उस ऑब्जेक्टिविटी को, उद्देश्य को आपको बताना, और उसको बताने का अर्थ है कि आपको गाइड करना, आपको डायरेक्शन देना कि आपका उद्देश्य जो है वो 100, अगर टारगेटेड ऑडियंस आपकी 100 पॉलिसीज को सेल करना है तो आपका वो उद्देश्य है, तो उसकी क्लियरिटी यहाँ पर आपको मिलेगी जब आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू डिसिप्लिन या अनुशासन से संबंधित। अब देखिए, जब कभी भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन हर कोई नहीं देता। जो आपके मैनेजर्स या आपके सीनियर्स होते हैं, जो टॉप लेवल हायरार्कीज में होते हैं, वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, या मिडिल लेवल वाले जो होते हैं वो लोअर लेवल को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। क्या होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। अगर हर इंडिविजुअल, हर पर्सन एक दूसरे को, अपने कलीग्स को डायरेक्शन देने लग जाए तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और कंफ्यूजन क्रिएट होने से क्या हो जाएगा, वर्क डिले हो जाएगा, और प्रॉपरली आप उतनी टाइम ड्यूरेशन में अपनी वर्किंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन में आपका बेसिक चीज यहाँ पर क्या आ रही है, डायरेक्शन के केस में आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको डायरेक्शन दे रहे होंगे, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वो आपको डायरेक्शन देंगे, जो आपके मैनेजर्स होंगे वो आपको डायरेक्शन देंगे। तो आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट सेड कि क्रिएटिव वर्किंग, सृजनात्मक कार्य। आपको अगर हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे एक बहुत अच्छी चीज जो होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं सीनियर्स के बीच में और जूनियर्स के बीच में, या जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है, एक बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। रिलेशन बनने से बेनिफिट ये होता है कि हो सकता है मे बी कि वो जो सबऑर्डिनेट है, वो जूनियर है, उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हो, और वो चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर वर्क कर जाए। तो यहाँ पर वो अपने आइडियाज को आपके साथ शेयर कर पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन दे रहे हैं आप उसको, तो कहीं ना कहीं 1-to-1 कम्युनिकेशन जनरेट कर रहे हैं। वो 1-to-1 कम्युनिकेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अधिक प्रॉफिटेबल हो सकता है इन फ्यूचर। इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, क्रिएटिव हो जाएगा वो वर्क, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन है। तो जो आइडियाज उसको आएंगे वो आइडियाज आपके साथ शेयर करेगा, और आप उस आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बता रहे हैं नेचर में, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क या फिर समन्वय। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क आ जाएगा, लोगों को डिफिकल्टी नहीं जाएगी क्योंकि उनके पास प्रॉपर डायरेक्शन होगी कि किस रूट पे चलना है, उनको किस तरीके से उनको काम करना है, ये सारी की सारी चीजें उनको गाइडेंस मिल जाएगा। तो इससे डिफिकल्टी नहीं आएगी, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। टॉप लेवल मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठेगा, मिडिल लेवल में लोअर लेवल जो है उन दोनों के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन हो पाएगा। तो जब रिलेशन बेटर मेंटेन हो पाएगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी वर्किंग भी प्रॉपर हो जाएगी, इसीलिए बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा इन योर वर्क। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए हम आगे हेड करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या निर्देशन के सिद्धांत की प्रक्रिया। क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोहेंशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य में सामंजस्य का सिद्धांत। बेसिकली उद्देश्यों में समानता। जब आपको डायरेक्शन मिलेगी तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, दोनों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है कि 100 पॉलिसी सेल आउट करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको टारगेट दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉनिटरी टर्म्स में उन्होंने कैलकुलेट किया था कि इतना इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, उस डिपार्टमेंट ने उस वर्किंग को अपना टारगेट बनाया। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल और आपके डिपार्टमेंट का गोल, और जो इंडिविजुअल पर्सन है वो 100% अपना किसको देगा, उतनी 100 पॉलिसी को सेल आउट करने में। वो अपने पूरे के पूरे जो एफर्ट्स होंगे वो किस चीज के लिए लगाएगा, उस पॉलिसी को फुलफिल करने में, उस टारगेट को कंप्लीट करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल प्लस उस डिपार्टमेंट का गोल प्लस उस इंडिविजुअल का गोल, सबके गोल जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो एक हो जाएंगे। सबकी ऑब्जेक्टिविटी कैसी हो जाएगी, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आपको क्या करना है, सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपने डिपार्टमेंट को बताया, डिपार्टमेंट ने उस चीज को कन्वे किया इंडिविजुअल पर्सन पर, और जो इंडिविजुअल पर्सन है वो उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करेगा। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और ऑर्डर। अब यहाँ पर निर्देशन या आदेश का एकात्मक सिद्धांत, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पर वर्किंग कौन करेगा, ऑर्डर्स कौन दे रहा होगा, यहाँ पर डायरेक्शन दे रहे होंगे जो आपके
टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे, या फिर अगर तो वो देंगे मिडिल लेवल को, और जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे वो किसको दे रहे होंगे, वो दे रहे होंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट को। इससे क्या होगा ना, एक प्रॉपर हायरार्कियल सेट है, प्रॉपर डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है, प्रॉपर सिस्टमेटिक लेवल सेट है, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि उनको सीक्वेंशियल सीरीज पता है, यहाँ पर पूरी की पूरी जो कमांड है वो किसके हाथ में, वो सीनियर्स के हाथ में है। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी इश्यू, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली जाके उनसे कनेक्ट करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड होने से कंफ्यूजन नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी लास्ट में, हम थोड़ी देर पहले भी उसे डिस्कस कर रहे थे। यूनिटी ऑफ कमांड होने से बेसिकली क्या हो जाता है ना, कि एक पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, अगर मैनेजर आपको गाइड कर रहा है, आपको मेंटरिंग कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए। वर्किंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज को भी वो चेक करेगा। उसने अगर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की है तो डायरेक्शन के साथ उस चीज को ऑब्जर्वेशन करना, उन सारी चीजों का एनालिसिस करना, वो सारी चीजें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएंगी। तो वो कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को करेगा, समय समय पर जब जब आवश्यकता होगी तब तब आपको गाइड करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड होने से बेनिफिट ये होता है ना, कि आपको भी पता होगा कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपको किसके पास जाना है, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वर्किंग, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि हम प्रॉपर अथॉरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के पास है, और उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ही जाके हमको अपनी चीजों को डिस्कस करना है। तो दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल एफिशिएंसी या निर्देशन की दक्षता। अगर देखिए प्रॉपर डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन पता होगी तो क्या होगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब इंडिविजुअल पर्सन की वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उसका वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। वर्क इफेक्टिव होगा तो उसका जो आउटकम आएगा वो कैसा आएगा, 100% आएगा। वर्क प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उसको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है ना, हमको अगर प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है तो हम सही मार्ग पर चल के अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन देना है और आपके माइंड में वो चीज क्लियर है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए जो आपको बता दे कि आपको इस तरीके से चलना है और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे पढ़ना है, तो आप सभी का एग्जाम क्या होगा, आप सभी उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, आप सभी क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो आप सभी समझ पाए किस तरीके से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है करेक्ट डायरेक्शन होने की। तो अगर करेक्ट डायरेक्शन मिलती है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो प्रॉफिट देगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल सेट डायरेक्ट सुपरवाइजर या प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक का सिद्धांत। डायरेक्ट सुपरवाइजर, डायरेक्टली किसको अप्रोच करना है वो क्लियर है। अब यहाँ पर मैनेजर जो होता है, जो मैनेजर है कंपनी में, मैनेजर को क्लियर है, मैनेजर डायरेक्टली जाके सबऑर्डिनेट को वो बात बताएगा, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपको वो टारगेट प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वो चीजें वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगा कि उसने किसी थर्ड पर्सन को बताया। ठीक है, जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, मैनेजर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है टू द पर्सन, लाइक सेल्स हेड है तो सेल्स हेड को वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है। क्लियर है, वो ऐसा नहीं कर रहा है कि मैनेजर जो है वो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी पर्सन को बताएगा, या फिर वो किसी डिफरेंट आईटी सेक्टर वाले को बताएगा, फिर वो चीजें आपके पास तक आएंगी तो वो चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्ट सुपरविजन है। क्या हो रहा है, मैनेजर ने आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की है या नहीं की है, मैनेजर ने डायरेक्शन आपको प्रोवाइड किया तो उसका सुपरविजन करना, लाइक उसने डायरेक्शन तो दी, आपने वर्किंग स्टार्ट की, बट वर्क स्टार्ट करने के बाद आप उस वर्क को प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वर्किंग में कहीं डिफिकल्टी तो नहीं है, जिस तरीके से आपको गाइड किया गया, जो आपको एक्चुअल में ऑब्जेक्टिविटी समझाई गई, आप उन चीजों को समझ पाए या नहीं, वो चीजें आपकी वर्किंग में दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, उन सारी चीजों के लिए क्या करेगा मैनेजर, मैनेजर एक सुपरविजन रखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आ जाता है, डायरेक्ट सुपरविजन आ जाता है। तो डायरेक्ट सुपरविजन या डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, यहाँ पर मैनेजर के हाथ में आ गया, क्योंकि उसी ने आपको गाइड किया है। तो क्लियर है ये पॉइंट आप सभी को। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल। सो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल होती है वो क्या होती है, डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल जो होती है वो बेसिकली क्या बताती है, जो प्रजातंत्र है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रजातंत्र क्या होगी, जो उसके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे होंगे वो होंगे। तो अगर सीनियर्स जो है वो अपने जूनियर्स को या जो बाकी के एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ गाइड कर रहा है, उनको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफरेंट आइडियाज हैं, उन आइडियाज को जब वो शेयर करेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमने प्रीवियसली भी देखा। अभी यहाँ पर इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल। क्या होता है कि जब कभी भी आप, अगर जो आपके एम्प्लॉइज हैं,
आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप मैनेजर हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉइज को वो थोड़ी सी अथॉरिटी देते हैं, वो फ्रीडम देते हैं कि वो अपने आइडियाज शेयर कर सकें, जो उनको डिफरेंट क्रिएटिव वर्क उनको लग रहा है कि और बेटर करने के लिए किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें अगर वो आपके साथ शेयर कर पाएंगे, एक बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाएंगे, तो उस चीजों से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल को फॉलो करेंगे। हमने प्रजातंत्र को एक मौका दिया परफॉर्म करने का, उस मौके का फायदा हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन को होने वाला है। अल्टीमेटली बेनिफिट किसका है, बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। बट यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं उनका वर्क सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, उनका मोरल भी बूस्ट होगा, उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, क्योंकि उनको ये लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन, क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ गया ना उनका यहाँ पर। अगर आप उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे भेज रहे हैं, या जो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि ये आइडियाज हो सकते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कितना मोटिवेशन आएगा कि हमारे आइडियाज की भी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने जो डिफरेंट क्रिएटिव जो उनका माइंड है वो चीज भी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है और हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। उनका मोटिवेशन भी वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो बेनिफिट तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही हो रहा है। इसी स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल। सो नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि बेसिकली क्या होता है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जिस तरीके से हम प्रजातंत्र की सुन रहे हैं, इसीलिए अपने यहाँ पर जो सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी ने पढ़ा होगा किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है। इतना डिवीजन क्यों है, जो गवर्नमेंट भी है वो सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज, इतना ज्यादा डिवीजन है, पार्षद होता है, विधायक होता है, मिनिस्ट्री होती है, ये सब क्यों है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक से आप कनेक्ट हो पाए और पब्लिक को जो डिफिकल्टी है, जो प्रॉब्लम है, जो बेटरमेंट वो चाह रही है, उन चीजों को आप अप्लाई कर पाए। इसीलिए तो हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ना विद दी पार्षद। क्लियर है, सेम चीजें यहाँ पर आ रही है। हम जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेटिक एम्प्लॉइज है, उनके आइडियाज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू या फिर अनुपरीक्षक का सिद्धांत। बेसिकली जो सीनियर है, जो मैनेजर है, वो क्या करेगा, वो सारी चीजों का फॉलो अप लेगा। उसने आपको गाइड किया, उसने क्या किया, आपको कहीं ना कहीं गाइड किया है, आपको डायरेक्शन दी है, गाइड किया है, या जैसे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन प्रोवाइड की है। अब जब डायरेक्शन दी है उसने, तो फिर क्या होगा, वो सुपरविजन करेगा, सारी चीजों का सुपरविजन करेगा, मतलब कि वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो सारी चीजों का फॉलो अप ले रहा है। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक का। सो ये बेसिक प्रिंसिपल थे जिनकी आप हेल्प से प्रॉपर डायरेक्शन का यूटिलाइज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकते हैं, और इंडिविजुअली पर्सन भी जो है वो इसका यूज करके इंडिविजुअल ग्रोथ भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इज कोरिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ तक का क्लियर है आप सभी को। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। अभी तक हमने इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स और मीनिंग को समझा। अब हम क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन या निर्देशन का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन में हम जो फर्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी स्कीम्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, करेक्ट, और हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर कंपनी में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं जो लाई जाती हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, हर किसी के लिए बेनिफिशियरी होता है। अब अगर आप डायरेक्शन का यूज करेंगे तो किस तरीके से यूज होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो जब आप डायरेक्शन देंगे तो आप उनको पूरी क्लियरिटी के साथ उस स्कीम के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। क्या करेंगे, आप फुल डिटेल में उनको डिस्क्राइब करेंगे कि उस स्कीम के अंडर कितने पॉइंट्स आते हैं, क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, वो स्कीम क्या है। ऐसे होता है ना, जब आप कभी भी जॉब पे जाते हैं तो आपको पहले ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी पढ़ा था ना हमने या नहीं पढ़ा था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिल रहा है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस ही तो मिल रहा है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है कि ये स्कीम है, इसको फॉलो करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको वो किसके थ्रू मिलेगी, किसी पर्टिकुलर पर्सन या आपके मैनेजर्स या जो सीनियर्स हैं उनके थ्रू मिलेगी। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए एक्टिव मैनेजमेंट, सक्रिय प्रबंधन। अगर मैनेजमेंट एक्टिव होगा तो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रॉपर होगी, और वर्किंग प्रॉपर होने से आउटकम बेटर मिलेगा हमको। तो अगर एक्टिव है मैनेजमेंट तो वो डायरेक्शन देने में कभी भी ढील नहीं देगा या फिर वो डिले नहीं करेगा, वो करेक्ट डायरेक्शन देगा अपने एम्प्लॉइज को। अगर देखिए मैनेजमेंट प्रॉपर होता है ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो भी करती है, और केवल कुछ टाइम के लिए ग्रो नहीं करती है, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करती है। लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक बेटर मैनेजमेंट चाहिए, एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। एक्टिव होगा मैनेजमेंट तो वो कंटिन्यूसली गाइड करेगा, कंटिन्यूसली डायरेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा, जितने भी अपडेशंस होंगे
वो सारे के सारे अपडेशन से आपको मतलब देता रहेगा या गाइड करता रहेगा, जिसे हम बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन एफर्ट्स। बेसिकली मैनेजमेंट में हम कर क्या रहे हैं, मैनेजमेंट में हम ह्यूमन बींग्स पर ही तो वर्क कर रहे हैं ना, यहाँ पर पीपल है, पीपल मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, बहुत सारे एम्प्लॉइज यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इतने सारे एम्प्लॉइज के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, इन सबको मैनेज करना ही तो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर डायरेक्शन में भी तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में क्या होता है, एक बेटर रिलेशन बनता है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन या समन्वय क्या होता है, अच्छा होता है। तो लोगों के बीच में बन रहा है, सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉय क्या है, ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमन एफर्ट्स के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन या समन्वय स्थापित करना। एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, सेम जो पॉइंट यहाँ पर है ये सेम पॉइंट है, कोई डिफरेंस नहीं है, लोगों के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका क्या बताते हैं, इंप्रूविंग द फंक्शनैलिटी या फिर कार्य क्षमता में सुधार। ये तो होगा ही, अगर उनको डायरेक्शन प्रॉपर मिल रही है, सही निर्देशन दिया जा रहा है, तो वो वर्किंग प्रॉपर होगी जिसका सुपरविजन होगा, जहां जहां डिफिकल्टी आएगी फिर से उनको गाइड किया जाएगा, फिर से उनको मेंटरिंग की जाएगी, फिर से सारी प्रोसेस उनको समझाई जाएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस से क्या बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएगा जो फंक्शन होगा या जो कार्य क्षेत्र होगा आपका। तो इतना क्लियर है आप सभी को। अब देखिए हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमको क्या बताते हैं, बेसिक एलिमेंट्स बताते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन हम देखें कि क्या क्या वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमको रिक्वायर्ड होते हैं इन दी डायरेक्शन। तो बेसिक एलिमेंट में, अब यहाँ पर बेसिक एलिमेंट में कौन पर्सन आ रहा है, मैनेजर या जो सीनियर हो रहा है वो आपको गाइड कर रहा है ना। तो मैनेजर और सीनियर जो होता है वो आपको गाइड करने के लिए उसके अंदर क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए, मोटिवेशन, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, तो वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका जो मोटिवेशन है वो कंटिन्यू बना रहे, क्योंकि उसने आपको आपकी वर्किंग के लिए गाइड किया, आपको मेंटरिंग की, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की, किस पाथ से होके जाना है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिला, उससे मिला या नहीं मिला। मोटिवेशन तभी मिलता है ना जब कोई व्यक्ति, या मोटिवेशन देखिए अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो एक डिफरेंट मुद्दा है। पर यदि हम डायरेक्शन में मोटिवेशन की बात करते हैं, तो जब आपको कोई निर्देशन दे रहा है, आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है, मतलब आपको प्रॉपर जब गाइडेंस मिल रहा है, उस चीज से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप वो वर्क जो है वो कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्लियरिटी है, आपको पता है। जैसे आपके एग्जाम में आपको प्रॉपर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं वो सब दिया हुआ है, उससे क्या हो रहा है ना, आपके माइंड में क्लियरिटी है, आपको पता है कि मेरा इतने आवर्स का पेपर है, इतने नंबर्स हैं, उसमें इतना इतना सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, आपके अंदर एक क्लियरिटी होने से एक मोटिवेशन आता है। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट आता है सुपरविजन। जब डायरेक्शन दी गई, वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो सुपरविजन करेगा, फिर वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा कि आपकी जो वर्किंग जो गाइड की गई थी, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको बताया था, जैसे हमने की स्टार्टिंग में एक ही एग्जाम्पल लिया था। देखिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स क्यों नहीं चेंज करती हूँ, क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल को ही टारगेट करके रखेंगे तो आपके माइंड में वो चीज फीड हो जाएगी। 100 पॉलिसीज हमने बोला था ना कि फॉर एग्जाम्पल 100 पॉलिसीज जो है वो सेल आउट करनी है, ये टारगेट है। तो सुपरविजन, उसने आपको गाइड तो किया, डायरेक्शन तो दिया, बट क्या आप उसी मीडियम पे चल रहे हैं जिस मीडियम पे उसने आपको गाइड किया था या आपको डायरेक्शन दी थी। तो उस चीज के लिए क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आप पर ध्यान देगा, आपकी वर्किंग को कंटिन्यूसली वॉच आउट करता रहेगा, तो वो सुपरविजन कहला जाएगा उसका। उस वर्किंग को डायरेक्शन देने के बाद देखना ये अगला स्टेप आता है। क्लियर है आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट आता है लीडरशिप। जो पर्टिकुलर पर्सन जो हमको गाइड कर रहा है, जो हमको सारी चीजें बता रहा है, वो सीनियर लेवल का होगा या मैनेजर्स होंगे, तो उसके अंदर एक बेटर और अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी या नहीं होगी, 100% होगी। क्योंकि अगर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो मैनेजमेंट के टॉप लेवल पर या फिर एक मैनेजरियल पोजीशन पर होगा ही नहीं। तो उसके अंदर वो एक बेटर लीडरशिप क्वालिटी होगी कि इतने सारे एम्प्लॉइज को गाइड करना है, उनको डायरेक्शन देनी है। देखिए दिशा दिखाने वाला जो होता है, जो निर्देशन देने वाला होता है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा लीडर या एक अच्छा नेता ही, जिसे हम बोलते हैं ना, एक अच्छा नेता होता है जिसके पीछे पूरी के पूरा लोग चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन होगा जिसने आपको डायरेक्शन दी होगी। हर किसी की बात तो हम नहीं मानते ना अपने जीवन में भी, जो प्रॉपर हमको गाइड करता है, जिसमें वो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसकी बात को आप मानते हैं अपनी लाइफ में भी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भी जो आपका मैनेजर होगा, जो सीनियर होगा, वो आपको लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू क्या करेगा,
गाइड करेगा और उस चीजों को ही फॉलो करके आप अपनी वर्किंग को प्रॉपर कर पाएंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी इज मैंडेटरी, इतना क्लियर है। अब देखिए व्हाट इज नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इज कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, समन्वय। हमने तो बार बार यही देखा क्योंकि ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पर मैनेजर्स गाइड कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स को, एम्प्लॉइज को, तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पर वो क्या है, इतने सारे एलिमेंट्स भी हैं लेकिन एक कोऑर्डिनेशन, ये बताया ही क्यों जा रहा है, डायरेक्शन क्यों दी जा रही है, निर्देशन इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर हो। कोऑर्डिनेशन बेटर होने से बहुत सारे आइडियाज भी आएंगे जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा इसी लेक्चर में, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। बताइए कम्युनिकेशन तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आखिर अगर यहाँ पर लेक्चर भी मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। सेम इन ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होगा, जो सीनियर होगा, जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो किस मीडियम से करेगा, वो कम्युनिकेशन के मीडियम से करेगा, संप्रेषण के मीडियम से करेगा। अब कम्युनिकेशन के भी मीडियम बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। आपको रिटन फॉर्म में भी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया हो कि ये चीजें हैं, इन नॉर्म्स को आपको फॉलो करना है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी है कि ओरली वो आपको चीजों को गाइड करे और आपको बताए कि आपके पास ये टारगेट है। तो दोनों तरीके का कम्युनिकेशन आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन में दोनों तरीके का कम्युनिकेशन आएगा, रिटन भी आएगा और ओरल भी आएगा। क्लियर है। अब देखिए कम्युनिकेशन को लेके वरिड मत होना, आगे हमारा वो भी टॉपिक है इस यूनिट में, तो वो भी हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या चीजें कवर की है। लाइक आज की क्लास में हमने स्टार्टिंग किया था विद द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। मीनिंग क्या था, इसके नेचर क्या थे, प्रिंसिपल क्या था, इंपॉर्टेंस क्या थी और इसके एलिमेंट्स क्या थे। हमने डायरेक्शन का एक ओवरव्यू लिया कि डायरेक्शन क्या होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और बेटर डायरेक्शन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। यहाँ तक का आपको क्लियर है। हमने यूनिट 7 स्टार्ट कर दी है आज से। आपको जो आगे की यूनिट्स है वो आपको जल्दी जल्दी डिलीवर करने का हम ट्राई करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी ये कोर्स जो है कवर हो जाए। टेंशन मत लेना, वरिड मत होना, कुछ टेक्निकल इशू एरर होने के कारण हम आपको डिलीवर नहीं कर पाए अभी तक की क्लासेस, बट आगे के जो चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है वो हम आपको जल्द से जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, हम आपको एक साथ ही चीजें डिलीवर कर देंगे, तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। बस चीजों को पढ़ते जाओ, जितना भी आपको सिलेबस कराया उनको रिवाइज कर लो, जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लगा लीजिए। बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं जाएगी आपको। अगर आपने बेसिक समझा है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। आगे के चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।